ये हमारे पास एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है। ये 2024 का पेपर है। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। पेपर हिंदी में भी है, आप इसको देख सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो पॉजिटिव यूटिलिटी जैसा कुछ नहीं होता है, नेगेटिव यूटिलिटी जैसा कुछ नहीं होता है, ऑर्डिनल होता है और कार्डिनल होता है। जो डीएमयू होता है वो कार्डिनल का पार्ट होता है, ठीक। और जो कार्डिनल यूटिलिटी है वो डीएमयू और इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में क्लासिफाइड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी एंड वन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज टर्म्ड एज। तो इसमें बोल क्या रहा है कि एक फिक्स्ड है और एक वेरिएबल है। तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है, क्या होता है? लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक। और उसका दूसरा नाम क्या है? रिटर्न टू फैक्टर, जिसमें एक वेरिएबल क्या होता है? फिक्स्ड रहता है और एक फैक्टर जो होता है फिक्स्ड होता है और दूसरा जो फैक्टर होता है वो वेरी करता है। और फिर हम देखते हैं कि कैसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और एवरेज प्रोडक्टिविटी में क्या रिलेशनशिप बन रहा है। इसका एक सेपरेट वीडियो है, आप नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो आपको उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि फर्स्ट वाले स्टेज में, सेकेंड वाले स्टेज में और थर्ड वाले स्टेज में क्या होता है। तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। जीरो सम गेम थ्योरी रिफर्स टू विच मार्केट स्ट्रक्चर। तो जीरो सम गेम का क्या मतलब होता है भाई? एक का फायदा दूसरे का नुकसान। दो लोग हैं, एक ने हेड करा और उसने 100 रुपए की बाजी जीत ली, तो यानी एक का जो नुकसान हुआ वही दूसरे का फायदा हुआ, यानी दो लोगों के बीच का मामला है। तो ये कहाँ पे होता है, किस मार्केट स्ट्रक्चर में? जीरो सम गेम। तो ये डुओपोली के मार्केट स्ट्रक्चर में होता है, क्योंकि एक का नुकसान दूसरे का फायदा। कैसे? अगर कोई डुओपोली फॉर्म है, उसने कोई स्ट्रेटजी अप्लाई करी और उसके वजह से दूसरी फर्म के कस्टमर्स अगर उस पर शिफ्ट होने लगे, तो जो भी उसको कस्टमर्स का फायदा हुआ वो पहले वाले फर्म के कस्टमर के लॉस के बराबर होगा। तो जीरो सम गेम का मतलब यही है और इसका जो आंसर होगा वो आपका ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। The state of interdependency between the firms is a characteristics of which of the following market type। तो इंटरडिपेंडेंसी की बात की जा रही है। हमेशा पेपर में कीवर्ड इंपॉर्टेंट होता है। इंटरडिपेंडेंसी किसकी? फर्म की। तो कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर हो सकता है? तो परफेक्ट में होता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फर्म्स होती हैं और वो प्राइस टेकर होती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नहीं होता है, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, तो होता ही नहीं है। तो होता किस में है? ओलिगोपोली में, क्योंकि कम मात्रा में फर्म होती हैं, फ्यू फर्म्स होती हैं और एक दूसरे के डिसीजन मेकिंग दूसरे फर्म पे उसको इफेक्ट डालता है और उसके बायर्स और सेलर्स डेविएट होते हैं। तो इंटरडिपेंडेंसी का पूरा जो केस है ओलिगोपोली का है। क्वेश्चन नंबर 5, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फार्मूला। तो ये आप जानते हैं कि ये इक्विलिब्रियम का, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी जो इंडिफरेंस कर्व है उसमें जहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है उसी का फार्मूला है। तो ये कार्डिनल में होता नहीं है। पॉजिटिव यूटिलिटी अप्रोच जैसा कुछ नहीं है, निगेटिव जैसा कुछ नहीं होता। किसमें? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है। तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कार्डिनल यूटिलिटी का पार्ट है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बात किसकी की जा रही है? क्वासी रेंट की, 60 रन में। तो क्वासी रेंट का फार्मूला क्या होता है कि जब एवरेज वेरिएबल कास्ट जो है आप माइनस करते हैं किस में से? प्राइस में से। वही जो होता है आपका क्वासी रेंट होता है। तो जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन डी दिया है, ये एक्चुअल में ये इकोनॉमिक रेंट का फार्मूला है। इकोनॉमिक रेंट का फार्मूला, इकोनॉमिक रेंट का फार्मूला क्या होता है
कि प्रेजेंट इनकम यानी एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग। ट्रांसफर अर्निंग का क्या मतलब है कि किसी एक इंडिविजुअल को उस पर्टिकुलर काम में बनाए रखने के लिए जो मिनिमम पेमेंट आपको करना पड़ता है। एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे एक टीचर है, उसको सैलरी 1 लाख रुपए मिल रही है और किसी अलग विद्यालय में उसको 80,000 रुपए या 50,000 रुपए मिल रही है। मानते हैं कि 80,000 मिल रहा है, तो जो ट्रांसफर पेमेंट है उस काम में उसको बने रहने के लिए वो 80,000 है। तो इकोनॉमिक रेंट क्या हुआ, 1 लाख रुपए एक्चुअल मिल रहा था और मिनिमम मिल कितना सकता है, 80,000, ताकि वो उस काम में बना रहे। तो जो बीच का डिफरेंस हुआ 80 और 1 लाख के बीच, वही आपका इकोनॉमिक रेंट। तो ये जो ऑप्शन है डी वाला, वो इकोनॉमिक रेंट की बात करता है। और दो चीज इसमें आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बता दे रहा हूँ, जो परफेक्टली इनइलास्टिक सोर्सेस होते हैं ना, उनका जो ट्रांसफर अर्निंग होता है जीरो होता है। क्यों? क्योंकि जो परफेक्टली इनइलास्टिक, जो ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है, तो उसका जो ट्रांसफर अर्निंग है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी जो भी उसको मिलेगा वो आपका इकोनॉमिक रेंट होगा। यानी लैंड के केस में जो इकोनॉमिक रेंट होती है, जो टोटल रेंट होती है, उसकी इकोनॉमिक रेंट के रूप में मिलती है। और वहीं अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो इकोनॉमिक रेंट क्या हो जाएगा, परफेक्टली अगर इलास्टिक है तो इकोनॉमिक रेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो इकोनॉमिक रेंट। ठीक, तो ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 का बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, इसको जरा मिटा दें। अब इसमें क्या पूछा है, प्रॉफिट की कुछ थ्योरीज हैं और उसी के बारे में पूछा है कि शुम्पीटर ने कौन सी थ्योरी दिया। तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि शुम्पीटर हमेशा इनोवेशन की बात करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ देता कि रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दिया है, हाउले ने दिया। किसने दिया है, हाउले ने। इसे आमतौर पे हार्ट्रे भी कहा जाता है, मुझे लगता है। अनसर्टेनिटी बियरिंग थ्योरी जो है वो किसने दिया है, नाइट ने दिया है। अब रात में सोते हैं, जिंदा रहने का कोई चांसेस नहीं है, मतलब कल क्या होगा आप नहीं जानते हैं, यानी पूरी तरीके से अनसर्टेन है। तो अनसर्टेन नाइट, इनोवेशन शुम्पीटर। ठीक, और डायनामिक जो थ्योरी है किसने दिया है, क्लार्क ने दिया है। ठीक, तो ये इसका आंसर जो 7 का शुम्पीटर इनोवेशन वाला हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, पूछ क्या रहा है कि नहीं, क्या होना चाहिए, अजम्पशन नहीं है, किसका, परेटो ऑप्टिमलिटी का। तो पर्सन 6 मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्टेशन, तो ये तो अजम्पशन है। हर एक इंडिविजुअल चाहता है कि वो अपना यूटिलिटी मैक्सिमाइज करे जिससे उसको कंप्लीट सेटिस्फेक्टेशन मिले, तो ये तो होगा। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है कि ड्यू टू परफेक्ट कंपटीशन, परेटो ऑप्टिमलिटी में परफेक्ट कंपटीशन होता है। ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कंप्लीटली मोबाइल, तो ये भी सही है, क्योंकि जैसे ही आप परफेक्ट कंपटीशन अप्लाई करते हैं और वो परेटो ऑप्टिमलिटी केस में एजम्पशन है ही है, तो प्रोडक्शन के जो भी फैक्टर होते हैं वो कंप्लीटली मोबाइल भी हो जाते हैं। ऑल थिंग्स आर एब्सोल्युटली इंडिविजुअल, ऑल थिंग्स आर एब्सोल्युटली, ये ऑप्शन जो टर्म एब्सोल्युटली लिखा है ना और इंडिविजिबिलिटी लिखा है, ये अजम्पशन पार्ट नहीं होता है परेटो ऑप्टिमलिटी का। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, पेपर सॉल्व करते समय हमेशा 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। नॉट का, एब्सोल्युटली का, ओनली का, ये कुछ ऐसे टर्म है जो आंसर बन जाते हैं। तो एब्सोल्युटली इंडिविजुअल जैसा कोई केस नहीं होता है। जैसे आप परफेक्ट कंपटीशन अप्लाई करते हैं तो जो थिंग्स होती हैं वो डिविजिबल होने लगती हैं, तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो ये बनेगा। यानी ये पॉजिटिव प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ए प्रोडक्शन फॉर्म इज गिवन विद इन सर्टेन पीरियड, तो ये गिवन होता है फिक्स टाइम के लिए होता है, तो ये भी पॉजिटिव टर्म है। निगेटिव टर्म ये है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो 80 हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9, टोटल कास्ट फंक्शन दिया है,
एक फर्म का, और हमसे पूछ क्या रहा है, एवरेज वेरिएबल कास्ट। तो अब जानते हैं कि जो कास्ट होता है टू पार्ट में क्लासिफाइड होता है, वेरिएबल कास्ट होता है और फिक्स्ड कास्ट होता है। हमसे क्या पूछा, एवरेज पूछा, ABC पूछा है, तो यहाँ से हम फिक्स्ड कास्ट को बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 200 है वो आपका फिक्स्ड कास्ट, इसी को आप पहले बाहर कर लीजिए। तो 0.1Q3 माइनस 3Q² प्लस 500Q। अब 100 रुपये है, 5 लोगों में बांटना है, तो ऑन एवरेज एक व्यक्ति को कितना मिलेगा, 20। कैसे पता चला, 100 में 5 से भाग दे दिए, 5 से भाग दे दी। एवरेज वेरिएबल कास्ट इक्वल Q से भाग कर देंगे वेरिएबल कास्ट, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा भाई, 1Q² माइनस 3Q प्लस 5 है, 500 नहीं बल्कि 50, सॉरी 50 था, तो 50 हो जाएगा, Q हट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है अभी, आपका ऑप्शन नंबर बी हो रहा है ना। तो जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है हमसे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल। स्टेटमेंट पूछ रहा है कि बताइए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होता है, जो शेप होता है बेल शेप्ड होता है, जो कर्व होती है वो बेल शेप्ड होती है ना, यानी जो 50% डाटा है वो इधर होता है और जो 50% डाटा है वो इधर होता है। यहाँ पे म्यू यानी मीन, मीडियन और मोड जेड तीनों बराबर होते हैं। ठीक, पहली चीज। और दो तीन चीज इसमें आपको ध्यान देना है, ये बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फर्स्ट मीन से लेके यानी प्लस माइनस, सॉरी मीन से लेके फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन तक की जो एरिया कवर होती है वो लगभग 68.2% तक का होता है। फर्स्ट मीन से लेके सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन तक का जो डिस्टेंस होता है उसमें एरिया जो कवर होती है डाटा की वो 95.4% तक का होता है। और मीन से लेके, म्यू से लेके थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच के जो डिस्टेंस बनता है उसमें जो डाटा कवर होता है वो लगभग 99.7% के आसपास बनता है। ठीक है, तो ये आपको माइंड में रखना है। अच्छा एक चीज है, तो ये सेकेंड का पूछ रहा है हमसे, मीन से लेके सेकेंड स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो 68 फर्स्ट में है और 95.4 सेकेंड में है, तो ये आपका करेक्ट है, यानी पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल आर इक्वी डिस्टेंस, ये इक्वी डिस्टेंस पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है कि बराबर दूरी पे होते। तो आप जानते हैं कि जो डाटा होता है फर्स्ट क्वार्टाइल में 25%, सेकेंड क्वार्टाइल में 50%, यानी वही मीडियन का काम करता है, थर्ड 75% होता है और जो फोर्थ होता है वो 100% होता है, ये आप बात जानते हैं। तो जो Q1 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू माइनस 0.67 और 45 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब चूंकि होता क्या है कि मीन, मोड और मीडियन बराबर होता है, तो ये हमसे पूछ क्या रहा है कि मीडियन से बराबर दूरी पे होता है, यानी अगर हम डिस्टेंस पता करें तो क्या हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी भाई, म्यू माइनस Q1, और इसकी वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल आना चाहिए किसके बराबर, म्यू प्लस 0.6745 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस म्यू के। ठीक, क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ समझ तो पा रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है बिल्कुल बराबर आएगा, मैं आपको वैल्यू रख के दिखाता हूँ। म्यू माइनस Q1 की वैल्यू क्या है, ये है, मैं कलर एक बार चेंज कर लेता हूँ। म्यू की वैल्यू क्या है, सॉरी Q1 की वैल्यू म्यू माइनस, ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस है तो 0.6745 स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये बराबर किसके होना चाहिए, म्यू प्लस 6745 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस म्यू।
अब देख रहे हैं कि इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो जो दूरी है, और चूंकि ये माइनस होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी, है ना, म्यू की वैल्यू ये वाली। यहाँ पे एक बार मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। म्यू की वैल्यू हमारे पास ये है, प्लस 0.6745 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। और ये बराबर किसके होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। पॉइंट 6745 स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस म्यू। तो अब देख रहे हैं कि ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, है ना, और ये जो डिस्टेंस है इसके बराबर हो, तो ये भी जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो ये भी बात सही है। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि द हाइट ऑफ द नॉर्मल कर्व इज एट इट्स मैक्सिमम एट मोड, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मोड होता है हाई फ्रीक्वेंसी, यानी बार बार वही टर्म बार बार रिपीट हो रहा है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में वो क्या होता है, जो हाइट होती है वो मोड की वैल्यू की वजह से ज्यादा होती है। तो इसके तीनों ऑप्शन सही है, यानी 1, 2 और 3 ऑप्शन सही है।